हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आप पिछले करीब एक महीने से भी ज़्यादा समय से एक पत्रकार मोहम्मद जुबैर के केस की खबरों को देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में मोहम्मद जुबैर की खबरों की लगातार चर्चा हो रही है। अभी पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के संबंध में 20 जुलाई को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। आज के इस एपिसोड में मोहम्मद जुबैर के केस के संबंध में संपूर्ण मामला क्या था, सारे फैक्ट क्या थे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए उसको रिलीज करने का आदेश दिया गया, उस आदेश में कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई, किन किन जिलों में उसके खिलाफ कब कब एफआईआर हुई, इन सारी बातों के बारे में आज बहुत ही ब्रीफ में बहुत कम समय बातचीत करने जा रहा हूं। इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोहम्मद जुबैर के केस में किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया और कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई। जैसा कि आप लोग खबरों के माध्यम से देख रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर एक वेबसाइट है ऑल्ट न्यूज। ये एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है। पूरी दुनिया में जो फेक न्यूज होती हैं उस फेक न्यूज़ के फैक्ट को चेक करते हैं और उसकी रियलिटी को पब्लिक के सामने लाते हैं। उस ऑल्ट न्यूज का यह को फाउंडर है। यह ऑल्ट न्यूज की जो स्थापना थी वह 2017 में हुई थी, फरवरी 2017 में। प्रावदा मीडिया फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी है, उस कंपनी के तहत ये ऑल्ट न्यूज का गठन किया गया था। और ये जो कंपनी है प्रावदा मीडिया फाउंडेशन, ये कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है। उसके एक को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर। होता क्या है साथियों कि मोहम्मद जुबैर के द्वारा 2018 में एक ट्वीट किया जाता है। ऋषिकेश मुखर्जी की एक मूवी जिसका एक सीन था जिसमें हनुमान होटल का बोर्ड लगा हुआ था। एक्चुअली वह हनीमून होटल था, लेकिन किसी ने उन मात्राओं को बिगाड़ दिया और हनीमून को हनुमान कर दिया। तो उस पिक्चर को, उस सीन का स्क्रीनशॉट लगा करके ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट में ये कहा जाता है कि 2014 से पहले हनीमून होटल था, 2014 के बाद हनुमान होटल हो गया। इस मामले को लेकर के किसी अज्ञात ट्विटर हैंडल से पुलिस को, दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेंट की जाती है और उसकी कंप्लेंट पे दिल्ली पुलिस एक केस रजिस्टर्ड करती है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस 20 जून 2022 को एक केस रजिस्टर करती है, क्राइम नंबर 172/2022 अंडर सेक्शन 153A, 295A, 201 एंड 120B IPC। और बाद में इसमें ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 35 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत भी इस धारा को भी ऐड कर लिया जाता है। और इस धारा को यह कह के ऐड किया जाता है कि इनकी जो कंपनी थी प्रावदा मीडिया फाउंडेशन, उसने विदेशी चंदा लिया है नीमों को ताक पर रख करके। इस तरीके से इल्जाम लगाते हुए सेक्शन 35 को भी ऐड कर लिया जाता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की धारा को। दोस्तों, पुलिस बुलाती है पूछताछ करने के लिए और बुलाने के बाद फिर 27 जून 2022 को इसको फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और एक दिन का पुलिस रिमांड मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिया जाता है। इसके बाद फिर इस पुलिस रिमांड को 4 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसी दौरान साथियों उसकी बेल मूव की जाती है और सीएमएम पटियाला हाउस के द्वारा उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद तो एफआईआर पे एफआईआर लगातार खबरों में आने लगती हैं। एक एफआईआर क्राइम नंबर 502/2021 पुरानी एफआईआर भी थी, अभी तक इनकी कोई चर्चा नहीं थी। ये सारी पुरानी एफआईआर एकदम से जिंदा हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपने जजमेंट में कहा गया कि सारी पुरानी एफआईआर एकदम से सक्रिय हो गई। तो साथियों देखते हैं कि कितनी एफआईआर थी, किस जिले में कौन सी एफआईआर थी। क्राइम नंबर 502/2021 ये लोनी बॉर्डर गाजियाबाद में ये एफआईआर थी। क्राइम नंबर 199/2021 मुजफ्फरनगर में, क्राइम नंबर 193/2021 चंदौली में, क्राइम नंबर 511/2021 लखीमपुर में और 226/2022 सीतापुर में ये अभी करंट में दर्ज की गई थी। और क्राइम नंबर 286/2022 हाथरस में और 237/2022 ये भी हाथरस में। यानी हाथरस में 2 एफआईआर अभी हाल ही में दर्ज की गई थी और सीतापुर में भी हाल ही में एफआईआर दर्ज की गई थी। होता क्या था कि एक जगह
रेगुलर बेल सेशन कोर्ट के द्वारा दी जाती थी तो दूसरे केस में उसको जुडिशियल कस्टडी पे ले लिया जाता था और फिर पुलिस रिमांड पे ले लिया जाता था। एक जगह छोड़ा जाता था तो दूसरी जगह पुलिस रिमांड पे ले लिया जाता था। इस तरीके से उसको सीतापुर, चंदौली, लखीमपुर, हाथरस सब जगह जो एक कानूनी प्रक्रिया थी उसमें उलझा दिया गया था और ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही। तो दोस्तों अब देखते हैं कि मोहम्मद जुबैर के द्वारा कहां पर कौन सी याचिका की गई इन एफआईआर के बाद। साथियों, मोहम्मद जुबैर के द्वारा एक 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दाखिल करके इन सारी एफआईआर को जो उत्तर प्रदेश में हुई थी क्वैश करने के लिए प्रेयर की जाती है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक रेट पिटीशन फाइल की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जो रेट पिटीशन फाइल की जाती है वह रेट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 279/2022। तो सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई जुबैर के द्वारा बल्कि क्रिमिनल रेट पिटीशन फाइल की गई। और इस क्रिमिनल रेट पिटीशन में जो दिल्ली पुलिस की जो एफआईआर थी क्राइम नंबर 172/2022 और सीतापुर की जो एफआईआर थी क्राइम नंबर 226/22, इन दोनों एफआईआर के साथ सारी एफआईआर को क्लब करने के लिए भी यानी एक साथ करने के लिए भी प्रेयर की जाती है और अल्टरनेट रेमेडी के रूप में इंटरिम बेल की भी प्रेयर की जाती है। इसी दौरान साथियों, उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय के द्वारा 10 जुलाई को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया जाता है और उत्तर प्रदेश में जितनी भी एफआईआर हुई थी अलग अलग जिले में, इन सारी एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दे दी जाती है एसआईटी को। इसी के साथ साथ जुबैर के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा सीएमएम पटियाला हाउस के द्वारा जो रिमांड दिया गया था पुलिस को 4 दिन का, उस रिमांड को भी चैलेंज किया जाता है। अब साथियों, मुख्य रूप से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आदेश में जिस आदेश के तहत 20 जुलाई को छोड़ा गया उसको कौन कौन सी बातें कही गई और कौन कौन वकील थे जो दोनों तरफ से जिन लोगों ने आर्गुमेंट किया। दोस्तों, जुबैर की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट थी बृंदा ग्रोवर और स्टेट की तरफ से थी गर्मा प्रसाद। इन दोनों के द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है। बृंदा ग्रोवर के द्वारा कहा जाता है कि वो जो ट्वीट था उस ट्वीट को लेकर के पिछले 4 सालों में कहीं पर भी कोई धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हुई, ना कोई दंगा भड़का किसी तरीके का, और वो जो सीन था मूवी का वो अभी भी चल रहा है, एज इट इज बरकरार है। और ये सारी एफआईआर एक ही ट्वीट से निकली हुई हैं, एक ही मैटर से रिलेटेड हैं। इसको सिर्फ परेशान करने के लिए, चूंकि यह लोगों के खिलाफ जो फेक न्यूज फैलाते थे उनकी सच्चाई को उजागर करता था, उनका पर्दाफाश करता था, इसलिए लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। इस तरीके से आर्गुमेंट करके कहा जाता है कि इसकी आवाज़ को दबाने के लिए ये फर्जीफिकेशन करके एफआईआर दर्ज की गई और उसको गैर कानूनी तरीके से फंसाया गया। स्टेट के एडवोकेट गर्मा प्रसाद के द्वारा कहा जाता है कि इसने, जो अपने आप को पत्रकार कहता है, एक्चुअली ये फैक्ट चेकर है, ये पत्रकार नहीं है। इसने जानबूझ के कुछ इस तरीके की ट्वीट किया और ऐसे ट्वीट करके पुलिस को टैग किया जिससे कि पुलिस और पब्लिक प्रोवोक हो और दंगा भड़के, और इस तरीके से जो स्टेट का पक्ष था वो स्टेट के काउंसिल के द्वारा रखा गया। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद, पूरे मामले को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि स्टेट के द्वारा यह भी मांग की जाती है कि इसको रोक दिया जाए कि भविष्य में कोई ट्वीट ना करे। सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी, जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एस बोपन्ना, 3 जजों की पीठ के द्वारा इस मामले को सुना जाता है और स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि भाई हम किसी को भी ट्वीट करने से मना कैसे कर सकते हैं, वो भी पत्रकार को हम लिखने से मना नहीं कर सकते हैं। ये तो ठीक वैसे ही होगा कि एक एडवोकेट को कहा जाए कि आप आर्गुमेंट ना करें, इसलिए हम पत्रकार को लिखने से, ट्वीट करने से मना नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये कोई गैर कानूनी ट्वीट करते हैं, गैर कानूनी लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो ये उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ऐसा लगता है पूरे मामले में कि जुबैर को कानूनी प्रक्रिया के भंवर जाल में फंसाया गया और एक के बाद एक एफआईआर करके उसको इस पूरे मामले में फंसाया गया। और कहा जाता है कि अरेस्ट मस्ट नॉट बी ए पुनिटिव टूल्स, कि अरेस्ट जो है किसी को दंडित करने का एक साधन मात्र नहीं है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के एफआईआर हैं वो सारी एफआईआर को
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें से एक एफआईआर थी जिसमें क्राइम नंबर 99/2021 उसमें चार्जशीट आ चुकी थी। उस केस को भी दिल्ली के पटियाला कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है और सीएमएम के द्वारा उसकी सुनवाई की जाएगी। जिस स्टेज में यहाँ है उसी स्टेज से आगे बढ़ेगा और सारे इन्वेस्टिगेशंस अब दिल्ली पुलिस करेगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हुए जजमेंट में कही जाती है कि इस संबंध में, इस मैटर से रिलेटेड अगर कोई भविष्य में एफआईआर होती है तो वो भी उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसमें भी जमानत में माना जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि भविष्य में किसी केस को दर्ज होने की आशंका को लेकर के जमानत दे दी गई हो दोस्तों, छोड़ने का आदेश कर दिया गया हो। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी 10 जुलाई 2022 को, उस एसआईटी को ख़त्म किया जाता है, डिसबैंड किया जाता है। डिसबैंडेड, वो एसआईटी डिसबैंड की जाती है, ख़त्म की जाती है। और एक और बात कही जाती है कि अभियुक्त 226 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के और 482 सीआरपीसी के सेक्शन के तहत अभी भी हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। या हाईकोर्ट में अगर 482 की कोई अगर उसकी क्रिमिनल मिसलिनियस रिट पिटीशन दाखिल है, विचाराधीन है, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी एफआईआर को क्वैश कराने का रास्ता खुला हुआ है। हाँ दोस्तों, एफआईआर को, चार्जशीट को क्वैश कराने का रास्ता खुला हुआ है मोहम्मद जुबैर के पास। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण बातें कहते हुए और सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायमूर्तियों पीठ के द्वारा 20 जुलाई को यह आदेश पारित किया जाता है। मैं समझता हूँ दोस्तों कि जो सत्ताधारी वर्ग है, सत्ताधारी वर्ग को कानून को इस तरीके से मजाक नहीं बनाना चाहिए। रूल ऑफ लॉ बेस के अंदर होना चाहिए। हमारा संविधान ये डिमांड करता है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, ना कि रूल बाय लॉ। कानून के द्वारा शासन नहीं किया जाता, बल्कि कानून का शासन स्थापित किया जाता है। ये सारी कार्रवाई मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन एक्सप्रेशन के खिलाफ थी और किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि झूठ को उजागर करता था उसको सबक सिखाने की नीयत से की गई थी। साथियों, आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।